हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का वही स्पेशल सेशन जो एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। ये सीरीज अब तक आपके पास 12 एपिसोड लेकर आ चुका है, जिसमें 183 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं। साथ ही उसके पीछे छिपे हुए ग्रामेटिकल नॉर्म्स की जानकारी भी आपको दी गई है। उम्मीद करता हूं कि हर एक एपिसोड की तरह पिछला एपिसोड भी आपके लिए मजेदार रहा होगा और उसमें कुछ न कुछ आपके लायक जानकारी जरूर आपको मिली होगी। साथ ही हर एक एपिसोड के साथ आपके मार्क्स और कॉन्फिडेंस दोनों में इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। मैं विशेष करके वैसे बच्चों से यहां पर जरूर अपील करना चाहूंगा जो इस एपिसोड को इग्नोर करते हैं, स्किप करके या भगा भगा कर सिर्फ आंसर देख लेते हैं। देखिए, आज या कल आपको कभी ना कभी परीक्षा में शामिल होनी है और बैंकिंग और एसएससी जहां पर इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल के मेन में 20 एरर होता है और बैंकिंग में अमूमन हर तरह की परीक्षाओं में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आपको इस बार एग्जाम देनी है तब तो ये एपिसोड आपके लिए वैसे भी बहुत जरूरी है, और अगर आपको अगले साल या उसके अगले साल देना है तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर मैं क्वेश्चन के आधार पर उसमें मौजूद ग्रामेटिकल नॉर्म्स की चर्चा करके आपको वो हुनर देता हूं जो उस ग्रामेटिकल नॉर्म्स पर आधारित किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए बिना ज्यादा मेहनत किए हुए एरर स्पॉटिंग पर अच्छी पकड़ बनाए रखने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, बिना भगाए हुए देखिए। हाँ, अगर इस दौरान आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, कोई परेशानी होती है, तो नीचे कमेंट में लिख करके सूचित जरूर करें। आप जब कभी भी इस सेट को बनाते हैं और जब आंसर मिलाते हैं, जितने अंक आते हैं आप उसे भी मुझे लिखकर सूचित करेंगे तो मुझे काफी खुशी होगी। साथ ही मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि वैसे बच्चे जो सिर्फ सेट डाउनलोड करते हैं और जैसे तैसे बनाकर इसको आंसर करने के लिए आते हैं या कभी कभी बिना बनाए भी आंसर कर लेते हैं, मैं वैसे बच्चों से बिल्कुल कहूंगा कि आज यहां पर मैं सेट 13 के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आपने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो यहीं रोकिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए, पहले बनाइए और फिर मेरे साथ आप आकर के उसको मिलाइए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर कौन सी ऐसी गड़बड़ी रही जिस वजह से आपका आंसर गलत हुआ। देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया मैं बार बार दोहराता हूं, हर एक सेशन में मैं आपसे ये बात कहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी चीज मनोरंजक नहीं होती है, आपको मजा नहीं आता है, तो उसके लिए आपको बार बार प्रेरित करने की जरूरत होती है और इसीलिए मैं ये बात आपसे कहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेट को सॉल्व कर लिया होगा, तो फटाफट अपने आंसर सेट, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि इस सेट में मौजूद 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स छुपे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 13 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं और इसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि हर एक अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा और एक एक करके हम उसको सॉल्व कराते जाएंगे। चलिए, आज के सेशन का पहला सवाल, और ये सवाल है 83वां। आपको पता होना चाहिए कि हमने 100 क्वेश्चन पहले ही कराए हैं और ये 183वां है। हम लगभग दोहरे शतक के पास हैं। कह रहा है द लैक ऑफ नो फंड्स। अब देखिए, लैक का मतलब होता है कमी। ये जो नो फंड्स है ये एक व्यवहारिक जानकारी है और इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कह रहा है लैक ऑफ नो फंड्स। नो फंड्स मतलब है कि जब फंड है ही नहीं, जब कोई चीज हो नहीं तो कमी उसकी क्या होगी। जब कोई चीज पॉजिटिव है उसकी कमी हो सकती है। जैसे हम कहें लैक ऑफ फंड्स, तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये अनावश्यक है और सेंटेंस में जो सेंस है वो उसको बिगाड़ रहा है। तो 83 में कह रहा है द लैक ऑफ नो फंड्स, नहीं, उसकी जगह पर होगा द लैक ऑफ फंड्स, और इसीलिए जो 83वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लैक ऑफ
फंड्स, यहां से हम नो हटा देंगे और तब सेंटेंस का मीनिंग सार्थक हो जाएगा। लैक ऑफ फंड्स हैज रिजल्टेड इन सेवरल डिलेज इन लॉन्चिंग आवर न्यू प्रोजेक्ट इन इंडिया। बिल्कुल, अब है कि जो फंड की कमी है उसकी वजह से जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में भारत में डिले हो रहा है। मोटा मोटी इसका जो सेंस है ये यही आता है। तो आप देखिए यहां पर ग्रामेटिकल नॉर्म्स की कोई बात ही नहीं है और इसलिए मैं कहता हूं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से इतनी अवेयरनेस आपके पास आ जाती है कि आप सेंस डिटेक्ट करने लग जाते हो और जैसे जैसे सेंस आना शुरू हो जाएगा आपके लिए अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। यह सेट बड़ा ही आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि लगभग जो है सारे के सारे पिछली बातों को ही यहां पर यूज करके क्वेश्चन दिया गया है। द ओनली ऑप्शन इज फॉर द बैंक टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशंस एट ऑल देयर ब्रांचेस। अब देखिए देयर ब्रांचेस, यहां पर सबसे पहली बात आपको पता है कि जो हेल्पर होता है, जो हम प्रोनाउन का चुनाव करते हैं, वो हम उस आधार पर करते हैं जैसा लिखा गया है। दैट मीन्स कि अगर मेरा सिंगुलर है तो उसका हेल्पर भी जो है वो सिंगुलर होता है। उसका जो सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसका जो हेल्पर होता है, हेल्पर कहने का मतलब पिछले दिन मैंने बताया था कि वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे अगर हमने लिखा है आई, तो इसका जब हम हेल्पर यूज करेंगे तो वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो सकता है, माय हो सकता है, पोजीशन के सेंस में माय यूज करेंगे। हम ये तब करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन ऑलवेज मेंटेन्स इट्स ग्रुप। ग्रुप कब मेंटेन करता है, जब हम अपना काम कर रहे होते हैं। जब हम ये सेंस देना चाहते हैं कि मैं अपना काम करता हूं, तब हम आई के लिए माय ही लिखते हैं, हम दूसरे ग्रुप को नहीं लिखते। साथ में यह भी ध्यान रखा जाता है कि अगर यहां ही है तो हम इधर देयर नहीं लिखेंगे, हिज लिखेंगे, और अगर दे है तो हम यहां पर हिज या हर नहीं लिखेंगे, देयर लिखेंगे। ठीक है, सिंगुलर, यहां पर प्लूरल भी लिख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, आपको स्पष्ट समझ में आएगा फिर। ठीक है, कि अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पर होगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पर होगा। ये तब होता है जब हम बेसिकली अपनी बात कर रहे होते हैं, अपना सेंस देना चाहते हैं कि तुम अपना काम करते हो, तो कहते हैं यू डू योर वर्क। यहां पर हमने योर यूज किया है, इससे पता चलता है कि सेम ग्रुप है, तो तुम अपना, यानी तुम तुम्हारा, मैं मेरा, यह सेंस होता है। तो यहां पर देखिए कि मैंने इसकी चर्चा क्यों की, इस पर एक दो सवाल इस सेशन में है और यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाजन कि बहुत सारे सवाल इस पर पूछ जाते हैं और आपको पढ़ करके अच्छा लगेगा। सेंटेंस में कहीं से भी जो पढ़ने के आधार पर आप डिटेक्ट करेंगे तो आपसे जो है पता नहीं चलेगा। देखिए कह रहा है द ओनली ऑप्शन इज फॉर द बैंक, बैंक इज सिंगुलर हियर। कह रहा है टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशन एट ऑल इट्स ब्रांचेस। यहां पर क्या है कि चूंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो है बैंक, तो इसके लिए आप देयर का यूज कर ही नहीं सकते, इट्स ब्रांचेज होगा। अगर प्लूरल होता तब तो कहते ना देयर ब्रांचेज, बैंक्स अगर लिखा हुआ होता तब हम कहते उसके लिए देयर का प्रयोग करते, लेकिन मेरा सब्जेक्ट जो है वो बैंक है। कह रहा है द ओनली ऑप्शन इज फॉर द बैंक टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशंस एट। अब देखिए एक और चीज गौर कीजिए इसमें कि अगर आपकी नजर पैनी होती तो आप समझ जाते इट्स ऑपरेशंस लिखा हुआ है, वहां पर देयर ऑपरेशंस नहीं लिखा हुआ है। तो इस आधार पर भी आगे अगर आप देखेंगे तो वहां पर एट ऑल देयर ब्रांचेस नहीं होना चाहिए, एट ऑल इट्स ब्रांचेस, और तब जाकर के ये सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 84वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। हम इसमें क्या करेंगे कि देयर को रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, किससे, इट्स से। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जब हम प्लूरल सब्जेक्ट रखते हैं तो उसके हिसाब से जो हेल्पर रखते हैं वो भी प्लूरल ही होता है। चूंकि यहां दिया गया बैंक सिंगुलर है और वैसे भी ऑप्शन नंबर सी आप देखिए इट्स ऑपरेशंस लिखा हुआ है, वहां पर देयर ऑपरेशंस नहीं है, ये भी गवाही देता है। और आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर अब बैंक्स कर देंगे वहां तब सही हो जाएगा। नहीं, बैंक्स करने से सही नहीं होगा, क्योंकि फिर सी में जो इट्स लिखा हुआ है उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। आगे देयर ठीक हो जाएगा बट सी गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे ऐसा कुछ करना होता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो अगर हम डी में मौजूद देयर को इट्स कर दें तो इट्स यहां भी हो जाएगा, सी में भी इट्स हो जाएगा, और जो उससे पहले बैंक लिखा हुआ है वो तो सिंगुलर है ही। चलिए
85वां सवाल देखा जाए। ये मार्कर डिलीट जल्दी नहीं हो रहा है, चेंज कर लिया जाए। 85वें सवाल में कह रहा है कि ही हैज अ रेपुटेशन फॉर अक्वायरिंग बैंकरप्ट कंपनीज, रीस्ट्रक्चरिंग देम एंड सेल्स देम। अब देखिए कि मैंने आपको यह बताया था कि जब कभी भी हम एंड का प्रयोग करते हैं तो इसके दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। मतलब है कि एंड जो है वो बराबर वैल्यू वाले को एक जैसी चीज को जोड़ता है। तो यहां पर देखिए कि ही हैज अ रेपुटेशन फॉर अक्वायरिंग बैंकरप्ट कंपनीज, रीस्ट्रक्चरिंग देम एंड सेलिंग देम, नॉट सेल्स देम। यहां पर वो उसको गड़बड़ कर देगा। यहां से हम क्या करेंगे, यहां जो लिखा हुआ है सेल्स, इसको हटा देंगे और उसकी जगह पर यूज करेंगे सेलिंग, और तब जाकर के मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 85वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आपको समझ में आया कि यहां कौन सा नॉर्म्स लगा है। मैंने आपको इससे पहले कई बार कई सवाल में इस तरह की बात रही है जहां मैंने ये चर्चा की है कि अगर एंड से दो शब्द जोड़े जाते हैं तो दोनों एक ही नेचर के होते हैं। मैंने ये भी उस पर समझाया था कि राम एंड गुड कभी नहीं लिखते, राम एंड श्याम लिखते हैं, गुड एंड बैड लिखते हैं, क्योंकि राम नाउन है, श्याम भी नाउन है तो हम उसको जोड़ सकते हैं, गुड एडजेक्टिव है और बैड भी एडजेक्टिव है तो हम उसे भी एक साथ में लिख सकते हैं। उसी तरीके से जब हम इस सवाल को पढ़ रहे हैं तो यहां क्या कह रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग देम एंड सेल्स देम, नहीं सेलिंग देम, तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 86वां, और कह रहा है कि इफ वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव We must be ready to face various technical challenges। अगर कह रहा है कि मुझे कॉम्पिटिटिव होना हो तो हमेशा से जो है विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इफ वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव वी मस्ट रेडी टू फेस वेरियस टेक्निकल चैलेंजेस। यहां पर कहीं भी हैव लगा हुआ है, उसका टू बी है, 2 + V1 है, फिर उसके बाद वी के बाद मस्ट है, मस्ट के बाद फिर बी लगा करके जो है आगे रेडी टू फेस 2 + V1 है। इसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए 86वें का जो आंसर है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन आपका है वो है ई। अब देखिए यहीं पर बच्चों से गड़बड़ी होती है, वो हमेशा से ये मानकर चलते हैं कि आंसर तो भाई ए से डी तक ही होना है। तो मैं सबसे कहूंगा कि ये जरूर ध्यान रखिए कि उसमें एक 5वां ऑप्शन भी है जो नो एरर का है। चलिए 87वां सवाल देखा जाए, और ये भी मैं पहले इस सेट में लगभग जो है कोई भी आपको कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है, इसको मैं बता चुका हूं एक रिवीजन के आधार पर। देखिए और उम्मीद करता हूं कि आप में से मैक्सिमम को अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे और आप लिख करके मुझे सूचित जरूर करेंगे। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, सबसे पहले देखिए हैज प्लस V3, हैज हैव प्लस V3, तो इंट्रोड्यूस लगा हुआ है, ये सही है, ठीक है। कह रहा अ न्यू लॉ, और लॉ क्या है, नॉन लिविंग। और आपको पता है कि जब कभी भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, हु फॉर पर्सन, विच फॉर नॉन लिविंग, तो यहां पर लिखा हुआ है लॉ हु फोर्सेस, यहां पर नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा विच। हम क्या करेंगे, हु को हटा देंगे और इसका प्रयोग करेंगे, तब जाकर सही होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जब हम नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उस जगह पर क्या करते हैं, हम विच का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, विच फोर्सेस फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस ओनली टू लाइसेंस डीलर्स। अब देखिए आपको यहां पर मन में हो रहा होगा कि हम इसको टू प्रोडक्ट्स कर देते हैं, प्रोड्यूस ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो प्रोड्यूस नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है उत्पादन या उपज। जब हम प्रोड्यूस शब्द को वर्ब की तरह यूज करेंगे तब वो वर्ब की तरह यूज होगा। यहां पर जो है प्रोड्यूस का मतलब है उत्पादन और उपज, तो यहां बिल्कुल ये सही है, इसमें घबराइएगा नहीं। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ व्हिच फोर्सेस फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है कि अपने उत्पादन को बेचने के लिए फोर्स करता है। तो यहां हम हु की जगह पर विच का प्रयोग करेंगे और इसीलिए जो 87वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जो हु है वो पर्सन के लिए यूज होता है और लॉ यहां पर नॉन लिविंग है, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है बी। चलिए 88वां सवाल देखा जाए, 88th, कह रहा है द कंपनी रिसेंटली ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच इन बैंगलोर
and will expand its operations to other states soon, not sooner. यहां पर किसी भी कंपैरिजन की बात नहीं है। सुन का मतलब होता है जल्द, और यहां ये सेंस दे पाने में सक्षम है, इसीलिए यहां पर जो सुनर लिखा गया है वो गलत है। सुनर का प्रयोग यहां नहीं होगा, इसे आप हटा देंगे और इसीलिए जो 88th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि जल्द जो है वो क्या कह रही है, ऑपरेशंस टू अदर स्टेट्स में वहां पर भी शुरू करने वाली है, जल्द एक्सपैंड करेगी, जल्द एक्सपैंड करेगी, इसलिए यहां पर सुन से मीनिंग सही आ जा रहा है और इसीलिए हम वहां पर सुनर को हटा करके सुन करेंगे। चलिए 89th देखा जाए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सिंस मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज वर इन फेवर ऑफ द मर्जर इट वॉज अ सक्सेस। अब देखिए कि मर्जर जब हो गया तब हम ये लिखेंगे ना, इट वॉज अ सक्सेस, है ना, वो सफल था, मर्जर जो था वो सफल था। तो इससे पहले फेवर की बात आएगी, मतलब है कि मर्जर हो गया, वो सफल रहा, सफल था, अब उससे पहले की बात है फेवर, तो क्या हो जाएगा, यहां जो वर्ड लिखा हुआ है आप उसे हटा करके क्या करेंगे, हैड बीन, तब जाकर के ये हैड प्लस V3 के सेंस में आएगा और बिल्कुल तब ये बात सही हो जाएगी कि सिंस मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज हैड बीन इन फेवर ऑफ द मर्जर, मतलब है कि रहे थे और ये एक सक्सेस था, इट वाज अ सक्सेस, तब जाकर के ये सही होगा, क्योंकि इसमें जो टाइम गैप है वो भी वैलिड है और आपको पता है कि सीक्वेंस ऑफ टेंस के हिसाब से जब हम V2 से पहले की किसी घटना की बात करते हैं वहां पर हम हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं और इसीलिए यहां पर हैड बीन का प्रयोग होना बिल्कुल ग्रामेटिकल नॉर्म्स के हिसाब से सही होगा और इसीलिए जो 89th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहां पर हम सीक्वेंस ऑफ टेंस को फॉलो करेंगे, ये जो सक्सेस की बात है वो भी पास्ट में है और उससे पहले की घटना थी मर्जर का फेवर, इसीलिए वो हैड प्लस V3 के फॉर्म में जाएगा और चूंकि वो वर है वहां पर इसीलिए उसका जो तीसरा फॉर्म होगा वो बिन होगा और हैड के साथ लिखा जाएगा, इसीलिए जो 89th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 90 नंबर सवाल देखा जाए, कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर, और ये बच्चों वाला सवाल है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि समय लगाना चाहिए। इसका जो आंसर है 90 नंबर का वो हो जाएगा ए, क्योंकि आरबीआई सिंगुलर है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट आर, यहां पर क्या हो जाएगा, इज लिखेंगे, आर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसीलिए जो 90 का आंसर है वो है ए। चलिए 91 नंबर देखा जाए, कह रहा है देयर इज अ शॉर्टेज फॉर क्वालिफाइड स्टाफ। देखिए शॉर्टेज फॉर नहीं, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, शॉर्टेज ऑफ समथिंग। वैसे भी अगर आप इसको पढ़ करके भी देखते हैं तो आपको सुनने में भी ये अजीब लगेगा, शॉर्टेज फॉर नहीं, शॉर्टेज ऑफ समथिंग। यहां पर कहीं ना कहीं एक तरह का जो है रिश्ता, वहां पर कनेक्शन दिख रहा है कि शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ, इसीलिए यहां जो फॉर लिखा हुआ था उसको हम हटा देंगे और वहां उसको रिप्लेस करेंगे ऑफ से, और इसीलिए जो 91 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। हम इसमें क्या करेंगे, फॉर को हटाएंगे और ऑफ का प्रयोग करेंगे और तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ इन मेनी सॉफ्टवेयर। डी नंबर में कंपनीज मिसिंग है, आप उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए। चलिए 92 नंबर सवाल देखा जाए, यहां पर मैं एक जानकारी ऐड कर रहा हूं क्योंकि आज के सेशन में कुछ खास यहां पर मिला नहीं है। 92 नंबर में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे मोर ऑफ 40%। अब जो मोर ऑफ 40% है ये समझिए कि जब नॉर्मल कंपैरिजन होता है, नॉर्मल कंपैरिजन, ठीक है, हम सीधा सीधा कंपैरिजन करें तो क्या होता है कि एडजेक्टिव जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस हम देन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम करते हैं कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन, हम इस पर एग्जांपल जैसे जैसे आएगा हम उसकी भी बात करेंगे, कंपैरिजन
प्लस सिलेक्शन करते हैं तब हम प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ। फिर उसके बाद लैटिन ओरिजिन जो होता है, कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव होता है जिसका OR होता है लास्ट का 2 लेटर, है ना, एडजेक्टिव ऑफ लैटिन ओरिजिन, लैटिन ओरिजिन, ठीक है, लास्ट 2 लेटर्स, है ना, क्या होता है OR, मतलब है एडजेक्टिव। अब यहां पर कंपैरेटिव डिग्री लिख दीजिए, ये हम डिग्री की जब सेशन लेकर के आएंगे वहां बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री प्लस 2। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर बता देता हूं, जैसे कहते हैं कि बेटर देन, है ना, ग्रेटर देन, टॉलर देन, स्मॉलर देन। अब यहां पर देखिए कि ही इज टॉलर ऑफ द 2 बॉयज, ही इज द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज। तो यहां पर क्या हो गया, ऑफ का प्रयोग करते हैं, और इस केस में आपने सुना होगा सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, इंटीरियर टू। तो ये 3 होता है नॉर्मल। जब हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की बात करते हैं तो उसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए यहां देखिए कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे मोर देन 40%, नॉट मोर ऑफ 40%। यहां पर क्या हो जाएगा, बी नंबर में हम ऑफ को हटाएंगे और उसकी जगह पर लगाएंगे देन, और तब जाकर के ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 92 नंबर का आंसर होगा वो होगा बी। हम क्या करेंगे, यहां पर ऑफ को हटा करके देन का प्रयोग करेंगे। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब साधारण कंपैरिजन होता है 2 चीजों के बीच में, 2 व्यक्ति वस्तु के बीच में, तो वहां पर हम साधारण जब नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं। जब कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन दोनों हो रहा होता है वैसी परिस्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ही इज द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज। वहां पर मैंने क्या किया, कंपेयर भी किया और उसमें से सिलेक्शन भी किया। तीसरी स्थिति मैंने बताई कि अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और वो लैटिन ओरिजिन वाला है, इसकी पहचान क्या है कि इसके लास्ट में OR मौजूद होगा, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, इस तरह के होंगे। तो उसके साथ हम ना ऑफ का प्रयोग करते हैं ना देन का प्रयोग करते हैं, वहां पर टू का प्रयोग होता है। और इसके लिए 2 एक्सेप्शन भी है, प्रेफर और प्रेफरेबल। चूंकि इसमें लास्ट 2 जो लेटर है वो OR नहीं है, फिर भी प्रेफर टू और प्रेफरेबल टू इस्तेमाल होता है। इस पर इसके पहले सेशन में भी बहुत सारे सवाल रहे हैं शायद प्रेफर से जुड़े हुए, जो मैंने आपको बताया है। ये 3 पॉइंट है और जिसे मैंने लिखाया है, आप बताया है आपको बोलकर, आप उसे नोट डाउन जरूर करिए। नॉर्मल कंपैरिजन देन, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन ऑफ, और लैटिन ओरिजिन वाले जिसका लास्ट 2 लेटर OR हो उसके साथ 2। चलिए अगला सवाल देखा जाए, और सवाल नंबर 93। देखिए अभी तुरंत मैंने बताया था हेल्पर वाली बात। सवाल नंबर 84 में बैंक के लिए मैंने कहा था कि देयर को हटा करके इट्स करेंगे। अब जरा देखिएगा 93 में कह रहा है टू इंप्रूव इट्स इफिशियंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स। किसके लिए इट्स लगाया है, इफिशियंसी किसकी कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स। तो क्या यहां इट्स होना चाहिए, क्या होगा, देयर होगा ना, क्योंकि ये प्लूरल है। सीधी सी बात है कि चर्चा किसके बारे में हो रही है कि टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी नहीं, टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। और तब 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स, हम उनके एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, उनके क्वालिटी की चर्चा कर रहे हैं। ऑफिसर्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, इसलिए इट्स की जगह पर हम देयर का प्रयोग करेंगे और तब जाकर के ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसलिए जो 93 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए 94 नंबर देखिए, ये भी समझदारी वाली बात है। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं आसानी से समझ जाएंगे, इसमें कुछ ऐसा ग्रामेटिकल नॉर्म्स कह करके मैं आपको फंसाऊंगा नहीं कि ही वॉज नॉट
a good manager because he didn't know what to react, नहीं how to react, है ना? I don't know how to react. He doesn't know how to react. हम इस तरीके से बात करते हैं कि वो नहीं जानते, क्योंकि एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि रिएक्ट कैसे करें नहीं पता है। तो यहां पर क्या करेंगे, 94 नंबर में हम what को हटाएंगे और उसकी जगह पर प्रयोग करेंगे how का, और इसीलिए जो 94 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। 94 का क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि जब हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं कि कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे लिखते हैं, वहां पर हम लगाते हैं हाउ। चलिए 95 नंबर सवाल देखा जाए कि राम विल बी सस्पेंडेड बिकॉज ही ओपन एन अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग। फिर देखिए कि फिर कह रहा है, हम 95 की बात कर रहे हैं, कह रहा है विदाउट और फिर लिख रहा है नन। भाई जब यहां पर विदाउट लिख ही दिया है तो एनी डॉक्यूमेंट्स, है ना, विदाउट ऑब्टेनिंग एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, है ना, एनी ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है राम विल बी सस्पेंडेड बिकॉज ही ओपनड एन अकाउंट, मतलब राम को सस्पेंड किया जो जाएगा क्योंकि उसने एक अकाउंट खोला है बिना किसी नेसेसरी डॉक्यूमेंट को लिए हुए। तो विदाउट जब पहले लिख दिया है तो इसीलिए वहां पर जो है एनी लगना चाहिए कि कोई भी नेसेसरी, मतलब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में से कोई, एनी ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहां पर होना चाहिए। नन जो है वो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से भी विदाउट के साथ इसका पेयर लगाएंगे तो मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। विदाउट तब लगाएंगे एनी, विदाउट ऑब्टेनिंग एनी ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और इसीलिए जो 95 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आज के सेशन में ऐसे सारे सवाल हैं जहां पर अगर आप ढंग से सवाल को पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसके जो गड़बड़ी है उसको समझ जरूर जाएंगे। भले ही मैं ये बात कह सकता हूं कि आपको ये समझ में ना आए कि होगा क्या, बट आपको ये लगे। जैसे पहला सवाल जो था द लैक ऑफ नो फंड्स, ये आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए कि लैक और फिर नो, जब कमी उधर है ही तो लैक ऑफ फंड्स, और यहां पर भी है जब विदाउट लिख दिया तो ऑब्टेनिंग एनी ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और इसीलिए जो 95 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए 96 नंबर सवाल देखा जाए, और 96 नंबर सवाल में भी वही सीक्वेंस की बात होगी, साथ में जो है टेंस की बात करेंगे। क्या कह रहा है कि मिस्टर बजाज हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर विच ही हैड हेल्ड। ठीक है, हेल्ड भी लिख सकते हैं और नॉर्मली आप हेल्ड भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आज रिजाइन कर दिया है, उससे पहले उस पर थे, वो उस पद को धारण किए हुए थे। तो विच ही हैड हेल्ड फॉर ओवर 10 years, है ना, सिंपल सा है। और चूंकि इस तरीके का है इसलिए हैड लिखना ज्यादा बेहतर है। हैड हेल्ड लिखेंगे तो अच्छा सेंस आएगा यहां पर कि मिस्टर बजाज हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर which he had held for 10 years, और इसलिए, और होल्ड्स तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, जब अभी है तो रिजाइन कब किया, बिल्कुल जब उस पोस्ट पर अभी भी है। होल्ड्स कहने का मतलब धारण करते हैं, उस पर है, बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल यहां पर लिखना गड़बड़ है। और फिर से मैं एक बात कहता हूं कि अब ये 13वां सेट है, लगभग हम 200 सवाल के आसपास आ चुके हैं, तो इतनी समझ तो जरूर जाग गई होगी आपकी कि भाई रिजाइंड लिखा हुआ है, हैज रिजाइंड, और फिर यहां पर लिखा हुआ है होल्ड्स, तो ये आपको जो है पेयर गड़बड़ लगना चाहिए। और ठीक है, आपको ये पता ना चले कि वहां पर क्या हो, इसके लिए शायद मैं मर्सी सोच सकता हूं, बट अगर आपका ये गड़बड़ हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं है। लिखकर मुझे बताइए कि आपका इसका क्या रहा है। 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। हम यहां पर क्या करेंगे, होल्ड्स को हटाएंगे और हेड हेल्ड ऐड करेंगे। चलिए 97 नंबर में फिर से येट का प्रयोग आपको पता है कि नकारात्मक सेंटेंस में होता है, और ये जो मिथ था कि भाई सिर्फ हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं कि ही हैजंट कम येट, मैंने इसको कहा था कि ही इज येट टू कम, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये बात आप नहीं कह सकते कि सिर्फ ऐसा रट करके मत बनिए, बात दोनों की एक ही है। ही हैजंट कम येट मतलब वो अभी तक नहीं आया है, और ही इज येट टू कम मतलब उसका आना बाकी। ही इज येट टू कम मतलब है कि उसका आना बाकी है, 2 + P1 होता है। तो यहां पर देखिए कि यहां जो डजंट लिखा हुआ है उसके साथ येट लिखना,
ये संदर्भ के हिसाब से बेकार यूज है कि कह रहा है इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन केरला फॉर 2 years ही डज नॉट स्पीक मलयालम। ये सही है, यहां पर येट लिखना बिल्कुल संदर्भ के हिसाब से गड़बड़ है और इसीलिए जो 97 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहां से हम क्या करेंगे, येट को रिमूव कर देंगे। चलिए 98 नंबर का सवाल देखा जाए। मिस्टर पाटिल हैज अप्रोच्ड द बैंक फॉर अ लोन टू फाइनेंस हिज सन कॉलेज, नहीं सन्स कॉलेज। यहां पर क्या करेंगे हम, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे सन के ऊपर, तब होगा कि बेटे के कॉलेज को जो है वो एजुकेशन के लिए जो है हिज सन्स कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के लिए उसको लोन लेना था, इस बात की तब यहां पर बात होगी बेटे का कॉलेज, बेटा कॉलेज नहीं। यहां पर हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे और इसीलिए जो 98 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आज के सेशन में जो मजेदार बात हुई वो बस एक ही हुई, ये कि जब हम नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं देन का प्रयोग करते हैं, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन करते हैं तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद, और अगर लैटिन ओरिजिन वाले कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हो जिसका अंतिम 2 अक्षर OR हो तो हम उसके साथ टू का प्रयोग करते हैं, सीनियर टू, जूनियर टू, ही इज द टॉलर ऑफ द 2 boys और राम इज टॉलर देन श्याम। फिर उसमें मैंने कहा OR वाले में कि 2 उसका एक्सेप्शन है, प्रेफर और प्रेफरेबल, इसमें OR नहीं है, फिर भी इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेट में अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आप अपने अंक को नीचे लिखकर जरूर सूचित करें और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, इस वीडियो के अंत में भी एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाया जा रहा है, साथ ही डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया जा रहा है। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए या नीचे से डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप उसे डाउनलोड कीजिए, बनाकर तैयार रहिए। जैसे ही हम उस क्रम तक वहां पहुंचेंगे उसके भी सोल्यूशन के साथ आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। बहरहाल यहां से विदा लेने का समय है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।